हेलो क्लास। पिछली क्लास में हमने डायरेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था। शुरुआत की थी हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, हमारे किडनी में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और वो कैसे बाइंड करेंगी, कैसे एक्शन देंगी, क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें हमने ऐसे बात किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी हमने देखा था कि हमारे डायरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो ओवरऑल आज हम उन्हीं क्लासिफिकेशन के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स इनकी फार्माकोडायनामिक्स या मोड ऑफ एक्शन के काम करने के तरीके को समझने वाले हैं। वैसे तो आपके नोट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लूप डायरेटिक्स भी देख रहे हो, थायाजाइड डायरेटिक्स भी देख रहे हो, बट थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से शुरुआत करेंगे। हम आज शुरू करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स से। देखिए, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं, इनका क्या सीन है कि ये काम करते हैं हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद है तो आपको पता है उसके सारे पार्ट्स। मूवमेंट्स कैप्सूल जहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, जहाँ से फिल्ट्रेट आता है। उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें मोस्ट ऑफ द 65 टू 70 टू 80% हमारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में। फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, जिसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिव लूप ऑफ एनले। उसके बाद आता है थायाजाइड डायरेटिक्स मींस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे थायाजाइड डायरेटिक काम करती हैं। एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिंग ड्रग। ठीक है, तो ये जो पांचों अलग अलग जगह है हमारे नेफ्रॉन की, हर एक जगह पे हमारा एक ना एक ड्रग का क्लास या उस क्लास की ड्रग्स काम करती हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे पीसीटी पे काम करने वाली कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे। देखिए, डायूरेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसका मोड ऑफ एक्शन ही है। ठीक है, तो कोई डायरेटिक नेफ्रॉन के किस पार्ट पे काम करता है, किस ट्रांसपोर्टर या किस एंजाइम को इनहिबिट करता है और उसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन कैसे बढ़ता है, तो इसके मैकेनिज्म को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नॉर्मल किडनी में सोडियम, वाटर और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि डायरेटिक्स उस प्रोसेस को कैसे रोकती है। ठीक है, फर्स्टली मैंने आपसे बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। एनहाइड्रेस एनहाइड्रेस में लास्ट में ASE लगा हुआ है, तो आप शायद अंदाजे से समझ जाओगे कि ये क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाम से समझ में आ रहा है इनहिबिटर, तो इस एंजाइम को हमें इनहिबिट करना है। और कार्बोनिक है मतलब थोड़ा सा रिलेटेड टू कार्बोनेट है, तो आपके मन में काफ़ी कुछ ऐसा समझ में आ जाएगा। तो हमारी ड्रग्स इसमें कौन सी हैं, एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड, ये सारी ड्रग्स हैं। कहाँ पे काम करेंगी मैंने आपको बता दिया, साइट ऑफ एक्शन क्या है, PCT, बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स मेनली क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंस कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम के एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम दो जगह पाया जाता है, एक तो ल्यूमिनल मतलब कि ब्रश बॉर्डर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, और इंट्रासेलुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दोनों एंजाइम्स मिलकर सोडियम और बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन की में इम्पॉर्टेंट अपना असर देते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल फिजियोलॉजी समझो। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम सही तरीके से काम कर रहा हो तो पीसीटी में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। जब ब्लड ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है तो फिल्ट्रेट में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, HCO3 माइनस। ठीक है, वाटर, पोटेशियम, क्लोराइड एंड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। तो इसमें से क्या होता है, लगभग 80 टू 90% बाइकार्बोनेट क्या होता है, पीसीटी में वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है ना। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर,
पीसीटी की जो ट्यूबुलर सेल्स के जो एपिकल मतलब ल्यूमेन सरफेस पे सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप अज्यूम करो कि मान लो कि ये जो हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है, पहले मैं आपको नेफ्रॉन बना के दिखा दे रहा हूँ, फिर उसको मैग्नीफाई करके समझेंगे हम। ठीक है, ठीक है, एक इस तरीके से आप समझ लो कि थोड़ा सा इस पर बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मे बी यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, ओके, ये कुछ हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे ये हमारा यहाँ से ब्लड आता है और फिल्ट्रेट यहाँ पे आना शुरू होता है। जिस फिल्ट्रेट की मैंने बात की, आपको पता है ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है। ये जो बीच का हिस्सा गुच्छेदार है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ का इतना जो पोर्शन दिख रहे हो ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्टिट्यूबुल। ये है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये डीसीटी है, डिजिटल कॉन्टिट्यूबुल, और ये हमारा है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब क्योंकि हमारी ड्रग काम करेगी कहाँ पे, इस पीसीटी वाले पोर्शन में। अभी मैंने बताया कि हमारे पीसीटी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और इजी टर्म में मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे कि है क्या। ठीक है, किसको, सिर्फ इस पोर्शन को यहाँ पे हम मैग्नीफाई करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको एक दो हिस्से बना के दिखा रहा हूँ। ओके, आप कोशिश कीजिएगा इसको रोटेट कर लें। ठीक है, मैं आपको दो ही चीज़ें, दो हिस्से यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्टली ये जो एक हिस्सा हो गया हमारा ल्यूमेन का हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमारा हो गया ये एंडोथेलियम सेल का हो गया, और तीसरा हिस्सा हमारा हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, ध्यान समझो। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी ल्यूमेन, ये एंडोथेलियल सेल, और ये हमारा ब्लड का पोर्शन। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारे ब्लड में कैसे जाएंगी, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सचेंजर लगा होता है। इस जगह पे एक एक्सचेंजर लगा होता है जिसका काम होता है कि सोडियम आयन जो हमारे ल्यूमेन में मौजूद है, ठीक है, जो हमारे ल्यूमेन में क्या है, सोडियम आयन है, उनको बाहर भेजना। थोड़ा सा चलो घुमा के देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, हाँ अब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे ल्यूमेन में प्रेजेंट जो सोडियम आयन्स हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, आप देखो एरो कहाँ है, और एक एरो जो हमारा है यहाँ पे, ठीक है, ये उल्टा आता है। ये किसके लिए होता है, हाइड्रोजन आयन के लिए। ठीक है, ये होगा किसके लिए, हाइड्रोजन आयन, सेल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन को ये अंदर लेके आएगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि ये पीसीटी के ल्यूमेन में क्या होता है कि बहुत सारे बाइकार्बोनेट होते हैं, मतलब कि क्या होगा, HCO3 माइनस। ठीक है, बाइकार्बोनेट होता है, तो ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट जब इससे रिएक्ट करता है H2CO3 बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं हम, हो जाएगा H2CO3 माइनस। ठीक है, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब बेसिकली ये जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये क्या होता है, एक एंजाइम यहाँ पे होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ठीक है, इसकी इसकी प्रेजेंस में टूट जाता है, ये टूट जाएगा। अब टूट के क्या बनाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली इसमें दो चीज़ें बनेंगी, एक तो बनेगा H2O मीन्स वाटर, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो CO2 है इसी सेल के थ्रू अंदर आ जाएगा। देखो CO2
अंदर आ गई और फिर से वो किसी ना किसी वाटर के साथ में जुड़ के, ठीक है। अभी मैंने बताया दो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स की दो जगह होती हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा ल्यूमेन में होता है और दूसरा मैंने बताया कहाँ पे होता है, हमारी सेल के अंदर, ठीक है। तो इस सेल के अंदर भी यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम मौजूद होता है, जो इनको जोड़ के वापस से क्या बनाता है, बाइकार्बोनिक एसिड या H2CO3, ठीक है, ये बनाएगा। अब वापस से यहाँ पे एक्सचेंजर है तो वो एक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा फिर से, और बचेगा क्या हमारे पास, कार्बोनेट, और ये इस तरीके से ब्लड में चला आता है HCO3 माइनस, ये इधर वापस से ये इस तरीके से ब्लड में चला जाता है। तो इस तरीके से ब्लड में इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। हमारी ड्रग क्या करती है, इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को, इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के एक्शन को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिससे वो कार्बोनिक एसिड को तोड़ेगा नहीं और सिंपल डिफ्यूजन से वो हमारे एंडोथेलियल सेल में नहीं जा पाएगा। और वहाँ भी क्या होगा, सेम प्रोसेस, जब वो एंडोथेलियल सेल में जाएगा तो फिर वो वहाँ के जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस को वो इनहिबिट करेगा तो उसको वापस से बाइकार्बोनेट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, और वो बाइकार्बोनेट जो हमारे पास बचता है वो हमारे ब्लड में नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से ब्लड में चीज़ें जाने से रुक जाती हैं, ठीक है। तो पीसीटी की ट्यूबुलर सेल सरफेस पे क्या होता है, एक सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। अच्छा, सोडियम आयन का क्या होगा, यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिससे क्या होता है, सोडियम आयन ये भी हमारे ब्लड में आ जाता है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करता है, ट्यूबुलर ल्यूमेन से सोडियम सेल के अंदर चला गया, सेल से हाइड्रोजन क्या करेगा, ल्यूमेन में भेजेगा, देखो हाइड्रोजन ल्यूमेन में आ रहा है, ठीक है। सोडियम ल्यूमेन से सेल, हाइड्रोजन, ठीक है, सेल से ल्यूमेन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ल्यूमेन में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब ल्यूमेन में क्या है, पहले से ल्यूमेन में पहले से फिल्टर होकर आया हुआ बाइकार्बोनेट मौजूद है, ये देखो, ठीक है। अब क्या करेगा, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन से जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना। और कार्बोनिक एसिड अपने आप में जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। तो क्या होगा, ल्यूमिनल कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो काम आएगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर पे प्रेजेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कार्बोनिक एसिड को तोड़ देती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ब्रश बॉर्डर पे जो प्रेजेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड को तोड़ेगा। अब इसे क्या बनाया, इसमें CO2 और H2O बनाया, आप देख रहे हो। CO2 बनने का क्या फ़ायदा हुआ, CO2 बहुत आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ठीक है, लेकिन बाइकार्बोनेट ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए बॉडी पहले उसे CO2 में बदलती है, ठीक है। अब CO2 सेल के अंदर यहाँ पे एंटर कर गया, ठीक है। अब क्या होगा, इंट्रा सेलुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस सेल के अंदर फिर वही रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में होती है, CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, ये देखो, और बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, ठीक है, ये बनेगा। अब हाइड्रोजन आयन आपको पता है, अब नया बना हुआ बाइकार्बोनेट सेल के अंदर बेसोलेटरल सरफेस से ब्लड में चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन एक्सचेंजर से चला गया फिर से ल्यूमेन में, ठीक है। और तो जो हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर बनी थी उसे फिर से NH3 जो हमारा जो चैनल था उसके थ्रू ल्यूमेन में भेज दिया गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन बार बार रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। तो अब हमारी ड्रग्स क्या करेंगी, एसिटाजोलामाइड जैसी कोई भी ड्रग है मैकेनिज्म को पूरा ब्लॉक कर देगी, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा, कार्बोनिक एसिड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, CO2 सेल में नहीं जा पाएगी, है ना। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचेगी, सेल में बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, CO2 नहीं आई तो सेल के अंदर HCO3 नहीं बनेगा, ठीक है। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम, सेल में हाइड्रोजन भी कम बनेगी, तो हाइड्रोजन कम बनेगी तो इस तरीके से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगा। एक्सचेंजर का मतलब होता है जब तक एक चीज़ लेंगे नहीं तब तक दूसरी चीज़ हम देंगे नहीं, ठीक है। एक्सचेंजर का मतलब यही है, ये नहीं कि हमने ऐसे, तो अगर हम इसको यहीं से यहाँ जाना तो इसको हम ट्रांसपोर्टर बोल देंगे, फिर तो एक्सचेंजर रह नहीं गया ना। तो अब जब हाइड्रोजन नहीं जाएगा तो इस वजह से सोडियम में नहीं जा पाएगा, तो सोडियम भी ब्लड में नहीं जा पाएगा, तो सोडियम ल्यूमेन में रह जाएगा,
और सोडियम वापस ब्लड में नहीं जाएगा, तो दो तरीके से, तो वाटर भी बाहर जाएगा, वाटर हमेशा सोडियम को फॉलो करता है ना, इस वजह से, तो जब सोडियम बाहर जाएगा तो वाटर बाहर जाएगा। तो ओवरऑल हमने बहुत कुछ देखा, क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर, क्योंकि इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो यूरिन में सोडियम, वाटर और बाइकार्बोनेट तीनों की जो मात्रा है ये बढ़ जाती है, तो ओवरऑल यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया, सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ गया, बाइकार्बन का एक्सक्रीशन बढ़ गया, वाटर का एक्सक्रीशन और माइल्ड डाययूरेसिस। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अब ऐसे ही हम एक मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, जो अगला मैकेनिज्म है थायाजाइड डाययूरेटिक का, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था। देखिए, तो वही चीज़ें हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए, ठीक है, CO2 H2O के ऐसे कैसे फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, कैसे कैसे आयन्स को आने जाने से रुक गया, मैंने सिंपल तरीके से वही आपको बता दिया। अभी हम सबसे पहला वाला बात करते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे थायाजाइड डाययूरेटिक। ये काम कहाँ होगा, ये काम होगा हमारे DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो अभी जो हमारी थायाजाइड डाययूरेटिक्स हैं वो यहाँ बाइंड करेंगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब इसमें हाइड्रोक्लोर थायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड और मेटालाजोन। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे थायाजाइड डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, DCT में प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं। देखो, अभी तक हमने एक्सचेंजर की बात किया था, अब हम एक्सचेंजर की बात नहीं करेंगे, अब यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, सिर्फ लाना ले जाना है, लेन देन वाला काम नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर नॉर्मली फिल्टर हुआ सोडियम और क्लोराइड इसको वापस से क्या करते हैं, ब्लड में भेजते हैं, जो फिल्टर होता है उसको ब्लड में भेजते हैं। पहले समझो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, PCT और लूप ऑफ हिलने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो DCT में पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ केवल लगभग 5 to 8% फिल्टर्ड सोडियम बचता है, ठीक है, कितना, 5 से 8-10% फिल्टर बचा, जो एकदम समझ लो आखिरी में एकदम बचता है। लेकिन यही जो पोर्शन है ये सोडियम के फाइन रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो DCT की जो एपिकल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एक सोडियम, ऐसे कह लो सोडियम आयन और सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, को ट्रांसपोर्टर जो चीज़ों को लाए और ले जाए, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टर बेसिकली सोडियम को ल्यूमेन से सेल में लाता है, ध्यान समझ रहे हैं, ल्यूमेन से सेल में, और क्लोराइड को भी साथ में सेल में लेके आता है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, बाजोलेटरल पंप के थ्रू। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इस मैकेनिज्म में कुछ है नहीं खासकर। देखो, सपोज दैट लेट मी ड्रॉ द अगेन सेम तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे एक इंट्रासेलुलर स्पेस भी होता है, ठीक है। ये पोर्शन ल्यूमेन, ये एंडोथेलियल सेल और ये ब्लड, ठीक है। तो दैट्स इट। अब होगा क्या यहाँ पे, सबसे हमारी मेन चीज़ समझने वाली बात हमारी यहाँ पे क्या है, ठीक है। ओके, अभी आप यहाँ पे ये समझो कि हमारे पास, मैंने बोला अब एक्सचेंजर नहीं है, यहाँ पे क्या है, को ट्रांसपोर्टर है। को ट्रांसपोर्टर का मतलब जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना, ओके, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने को ट्रांसपोर्टर बनाया, ठीक है। कैसा को ट्रांसपोर्टर है, सोडियम पोटेशियम, सॉरी, सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। चलो, एक सेम, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये भी सोडियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है। हाँ, ये क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये सोडियम और क्लोराइड, यहाँ भी सोडियम आएगा और यहाँ भी क्लोराइड आएगा। ये को ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारे ल्यूमेन से हमारी सेल के अंदर पहुँचते हैं। अब देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि DCT की एपिकल मेम्ब्रेन पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है। तो
अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम लिया था, बेज़ोलेटरल पंप। देखो अब ये जो पंप है, ये कहाँ पे होता है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये पंप होता है हमारे सेल से ब्लड में जाने के लिए। इस पंप को आप बेज़ोलेटरल पंप बोलो, या और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इसको हम बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम का पंप। आप इसमें एरो देख रहे हो, एक एक राइट साइड जा रहा है, ठीक है, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम आयन को तो पता है, सोडियम आयन, सोडियम पोटेशियम, एटीपी, ये इस पंप एटीपी की एनर्जी के तरीके से पंप काम करता है जो सोडियम को ब्लड में भेज देगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड में खूब सारा सोडियम आना शुरू हो गया, ठीक है, और ब्लड में प्रेजेंट पोटेशियम को ये बाहर फेंकता है। पोटेशियम के बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ल्यूमेन से सेल में, ल्यूमेन से सेल में, और सेल से ब्लड में सोडियम वापस से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, अब वाटर का बिहेवियर क्या होगा, डीसीटी वाटर के लिए हमारी अपेक्षाकृत बहुत कम परमिएबल होता है, लेकिन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम होने से आगे कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है, और लास्टली यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया वाटर सोडियम को फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, क्लोराइड, इनके लिए यहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड आयन चैनल्स होते हैं, ये भी आएगा इनके थ्रू और ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे ब्लड में वापस से सोडियम और क्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, अब हमारी थायराइड क्या करेंगी, हमारी ड्रग इसी सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। इसी को क्या करेंगी, ये ब्लॉक करेंगी। तो जब ब्लॉक कर देंगे तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, सोडियम सेल में नहीं आएगा, सेल में नहीं आएगा तो क्लोराइड भी नहीं जाएगा, तो क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सोडियम ल्यूमेन में ही रहेगा। अब सोडियम बाहर क्या होगा, ल्यूमेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला वाटर के लिए, वाटर सोडियम को फॉलो करती है, इसीलिए क्या होगा, इसके साथ सोडियम के साथ जो यहाँ पे सोडियम बहुत सारी मात्रा में रहेगा, इसके साथ में H2O, और एक होगा एट द एंड यहाँ से एक्सीड आउट होकर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ये माइल्ड से मॉडरेट डायलिसिस यहाँ पे होना शुरू होता है। देखो कैल्शियम पे थोड़ा स्पेशल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि थायराइड की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि जब सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होता है तो सेल के अंदर सोडियम कम हो जाता है। इससे क्या होता है, ये जो आप बेज़ोलेटरल एक्सचेंजर देख रहे हो, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बहुत एक्टिव होगा और सेल से क्या करेगा, कैल्शियम ब्लड की तरफ ज़्यादा निकालेगा, रिजल्टेंट सेल में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसलिए ल्यूमेन से और ज़्यादा कैल्शियम सेल में एंटर करना शुरू कर देता है और ब्लड में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा। इसी वजह से थायराइड का जो यूज़ हम करते हैं ये हाइपर कैल्सीयूरिया और बार बार आने वाले जो कैल्शियम किडनी स्टोन्स को रोकने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, ये रहा आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, थायराइड डाययूरेटिक्स का। क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो होगा लूप ऑफ हेनले या लूप डायरेटिक्स की बात करेंगे, जो लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगी। शायद अभी आपको समझ में आए क्यों मैं बारी बारी से इस तरीके से चल रहा हूँ, क्यों मैं लूप डायरेटिक्स पे अब आया हूँ। ठीक है, देखो लूप डायरेटिक्स कहाँ बाइंड करेंगे, जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वे 25 सोडियम और 25% सोडियम कैन गेट रीअब्सॉर्ब्ड थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो लूप डायरेटिक्स को आपने सुना है हाई सीलिंग ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि ये सभी डायरेटिक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल या मोस्ट पोटेंट होती है। अब ये नेफ्रॉन के थिक असेंडिंग लिम्ब पे काम करेगी। मैं आपको नेफ्रॉन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो पोर्शन है असेंडिंग लिम्ब वाला, यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, और यहीं पे प्रेजेंट सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। देखो अभी हमने थायराइड में सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर देखा था,
कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसमें पोटेशियम को भी ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में लूप ऑफ हेनले ये कैसे काम करता है। फर्स्टली आप ये समझिए, ठीक है, कि लूप ऑफ हेनले का जो थिक असेंडिंग लिम्ब किडनी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। यहाँ लगभग 25% फिल्टर्ड सोडियम वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है। इसीलिए अगर इस पोर्शन की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सोडियम और वाटर बॉडी से बाहर निकल सकता है। तो इस सेगमेंट को हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सोडियम और जो भी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन वाटर के लिए लगभग इम्परमिएबल होता है, मीन्स यहाँ वाटर वापस नहीं होती है। वेल, तो अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, फिल्ट्रेट थिक असेंडिंग लिम्ब में पहुंचेगा, ये जो हमारा है थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इस फिल्ट्रेट में अभी भी बहुत सफिशेंट अमाउंट में सोडियम आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है, क्लोराइड आयन्स भी हैं, वाटर भी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर सेल की जो एपिकल ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है, जो भी हमने देखा था, ठीक है। चलो अब इसको मैग्नीफाई फॉर्म में आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने ये जो देखा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सोडियम, अब इसके साथ में हम एक और ऐड कर देंगे, सोडियम आपको दिख रहा है, ठीक है, सोडियम है, क्लोराइड आयन है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे पोटेशियम ऐड करना है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे पोटेशियम, थोड़ा येलो कलर कम दिख रहा है, मैं कोई और ले ले रहा हूँ यहाँ से, चलो ये ले रहा हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे पोटेशियम आयन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये हो गया पोटेशियम, ठीक है। तो अब ये बन गया सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये एक साथ एक सोडियम, एक पोटेशियम और दो क्लोराइड आयंस को ट्यूबुलर ल्यूमेन से सेल के अंदर लेके आता है, और इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेगमेंट में मोस्ट ऑफ द सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सोडियम आपको पता है कैसे जाएगा, क्लोराइड आपको पता है कैसे जाएगा। तो सेल के बाहर जो या सेल के जो बेसोलेटरल सरफेस, ये जो सरफेस मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इस सरफेस पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ये सेल से ब्लड में भेज देता है सोडियम को, ठीक है। तो ट्यूबुलर ल्यूमेन, ट्यूबुलर सेल, ब्लड और सोडियम इजीली रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्लोराइड भी ब्लड में स्पेशल क्लोराइड आयन चैनल्स के थ्रू चला गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेशियम की। आप देख रहे हो एक पोटेशियम सेल में आ रहा है और एक पोटेशियम हमारे बेसोलेटरल सरफेस पे जो पंप है उससे आ रहा है। तो यहाँ पे पोटेशियम की रिसाइकलिंग होती है सेल के अंदर। पोटेशियम का जो मैक्सिमम पोर्शन है ROM के चैनल, मतलब कि रीनल आउटर मेड्यूलरी पोटेशियम चैनल, इसके थ्रू ट्यूबुलर क्या होता है, ट्यूबुलर ल्यूमेन भेज देते हैं। अब ये जो पोटेशियम है ये भाग के आएगा इस तरीके से, कहाँ पे, ये हमारे ल्यूमेन में जाएगा थ्रू द पोटेशियम चैनल, ठीक है। यहाँ पे चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, और ये आएगा हमारे इसके थ्रू, ये हमारे ल्यूमेन में चला आएगा, ठीक है। तो पोटेशियम रिसाइकलिंग होती है यहाँ पे, और क्या होता है जब पोटेशियम बार बार ल्यूमेन में लौटता है तो ट्यूबुलर ल्यूमेन जो है थोड़ा पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। एक मैकेनिज्म इसमें और जुड़ेगा हमारा, कैल्शियम जैसे ही पोटेशियम अंदर आता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का यहाँ पे सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। तो ट्यूबुलर सेल्स के बीच पैरासेलुलर पाथवे जो मैंने यहाँ बनाया है, ये आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं हम पैरासेलुलर पाथवे, यहाँ से आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से थिकनिंग असेंडिंग लिम्ब केवल सोडियम को ही नहीं बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब आगे लूप डायरेटिक्स कैसे काम करेंगे, इनका मैकेनिज्म कैसे होगा, मैं एक बार आपको वापस इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नए तरीके से बना के, कैसे पोटेशियम्स को हम रिसाइकल करते हैं या उसकी रिसाइकलिंग को रोकते हैं।
या कैसे को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगे, कैसे मैग्नीशियम इन चीज़ों को अंदर ब्लड में नहीं जाने देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो क्यों इसे हम आई सीलिंग कहते हैं, ये भी हम बात करेंगे इसके बारे में। शायद कुछ हद तक आप समझ गए होंगे इसका मैकेनिज्म क्या है। दैट्स इट। बाकी मिलेंगे खैर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।